हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू योर क्लासेस। मैं हूं आपका अपना शशांक सर। जी हाँ, यूपी लोक लेखपाल की आपकी क्लास यहाँ पे जो सीटें निकल चुकी हैं तो इसकी तैयारी हम लोग करेंगे 5200 सीटों के लिए, जो कि कराया जा रहा है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी यूपी लेखपाल का पेपर होता है उसमें एक जो आपके रिपीटेड क्वेश्चंस के जो आपके पैटर्न होते हैं वो कभी भी खत्म नहीं होता। मतलब क्या हुआ कि जितने भी पिछले वर्ष में क्वेश्चन पूछे गए वो आते ही आते हैं। ठीक है, तो बेस्ट तरीका क्या होगा आपके हिसाब से कि आप उनको एक क्विज के माध्यम से डेली के डेली बेसिस पे सॉल्व करो। ठीक है, देखो अगर ज़्यादा सॉल्व करोगे तो भी याद नहीं रहेगा, तो इतने क्वेश्चंस आप मिनिमम रखो कि जिससे आपको याद भी रहे और उससे जुड़ी हुई जानकारी को आप अपने यहाँ पे नोट भी कर पाओ। तो ठीक है, तो इसीलिए ये क्विज आपके लिए स्टार्ट किया गया है। तो इसको डेली के डेली नियम से करना है आपको, पहली शर्त ये। दूसरी छोटी सी शर्त ये है कि जब भी ये क्विज किया जाएगा तो अगर आपका क्वेश्चन सही होता है तो +1, अगर गलत होता है तो -1 भी ईमानदारी से कर लेना। ठीक है, ईमानदारी बरतना बहुत ज़रूरी है अगर लेखपाल बनना है, तो सरकारी नौकरी पानी है तो। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग आज का क्विज बिना देर किए हुए। पहला सवाल क्या कह रहा है, उत्तर मध्य रेलवे यानी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहले 10 सेकंड में जल्दी से इसका जवाब बताओ। चलिए एंड टाइम अप। तो अगर आपने दिया है ऑप्शन नंबर बी यानी इलाहाबाद, जो कि किसका है, आपका नॉर्थ सेंट्रल का हेडक्वार्टर है, तो आपको मिलता है +1, वरना कर लीजिएगा -1। ठीक है, ये रेगुलरली करना है ताकि आपको अपने कॉन्सेप्ट के बारे में बातें क्लियर हो पाएँ। ठीक है, और वहीं अगर बात कर लीजिए देखो तो नॉर्थ ईस्ट भी भैया पूछा जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तरी आपका पूर्वी जो मुख्यालय है रेलवे का वो कहाँ पर है, तो क्या बताओगे, गोरखपुर में है। ठीक है, अब इसको नोट कर लो नोट्स में अपने। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? 4 ऑप्शन है, पहले 10 सेकंड में खुद से ट्राई करो अगर लेखपाल बनना है तो। चलिए टाइम अप। तो अगर आपने लगाया ऑप्शन नंबर बी तो ऑप्शन नंबर बी होने पे आपको मिलता है +1। ठीक है, अब देखो वाराणसी को सबसे पुराना शहर माना जाता है, वहीं सारनाथ वो स्थान है जहां बुद्धा के द्वारा प्रथम प्रवचन दिया गया था यानी स्पीच दी गई थी। ठीक है, और वहीं कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु हुई थी। अब ये 3 शहर आपको याद हो जाने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो बहुत पुराना एक शहर है वो मथुरा भी आता है। तो वाराणसी के बाद जो सबसे पुराने के शहर हैं उसमें कौन आ गया, मथुरा, सारनाथ और कुशीनगर। अब इसको नोट कर लोगे याद से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? मेरे ख्याल से इजी भी होगा, लेकिन 10 सेकंड में आप ही को पहले बताना है राइट आंसर क्या होगा। एंड टाइम अप। तो अगर आपने बताया ऑप्शन नंबर ए तो आपको मिलता है 1 नंबर का प्राइज, वरना कर लीजिएगा -1। याद से ये जरूर करना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर वहीं बात कर ली जाए मुरादाबाद की, तो मुरादाबाद भैया किसके लिए फेमस है, पीतल के लिए। और वहीं लखनऊ किस चीज़ के लिए फेमस है, आपका चिकनकारी के लिए। चिकन खाने वाला नहीं बल्कि पहनने वाला, ये याद रखना। ठीक है, और वहीं सोनभद्र और जौनपुर ये तो याद ही रख लेना, कारपेट के लिए बड़ा फेमस है। कारपेट जिस पे जो बिछाया जाता है ज़मीन पे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, IAY इंदिरा आवास योजना में राज्य सरकार का केंद्र सरकार के साथ कितने अनुपात की लागत का सहभाजन किया जाता है? ये ऑप्शन पूछा गया, रेशियो कितना है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच। 10 सेकंड में जल्दी से पहले इसका जवाब बताओ। एंड टाइम अप। तो अगर आपने बताया ऑप्शन नंबर बी यानी 75 और 25 का रेशियो, तब तो आपका जवाब हो गया बिल्कुल सही, वरना अपना कर लेना -1। ठीक है, अब एक चीज़ और याद कर लो कि ये जो 75-25 देख रहे हो ना, ये सामान्य स्थितियों में हर जगह लागू होगा, लेकिन
कई सारे जैसे सिक्किम, असम वगैरह हैं, ये कैसे हैं, ये आपके उत्तर पूर्वी राज्य होते नहीं होते हैं, तो इनके लिए विशेष रूप से सर जो 90-10 है, 90-10 का देखो मतलब समझ लो इन दोनों में, ये जो पहला वाला भाग है ये केंद्र देता है, मतलब ज़्यादा कौन दे रहा है, केंद्र दे रहा है, वहीं ये जो 25-10 देख रहे हो वो कौन देगा, आपका राज्य यानी कि स्टेट देगा। तो यहाँ पे देखो तो केंद्र ज़्यादा किसके मामले में देता है, उत्तर पूर्वी राज्यों के बारे में दिया जाता है। अच्छा, वहीं अगर बात कर ली जाए इंदिरा आवास योजना के बारे में, तो इसका नामकरण हुआ था साल 2016 में। ठीक है, अब इसको याद रख लोगे तो इसको नोट्स में भी लिख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है, लेखपाल बनना है तो ये तो जानना बहुत ही जरूरी है। चलिए फटाफट बताइए, 10 सेकंड में इसका जवाब क्या होगा। एंड टाइम अप। तो देखिए, अगर आपने बताया ऑप्शन नंबर ए यानी गिरदावरी, तो भू कृषि के रिकॉर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, गिरदावरी कहते हैं। ठीक है, गिरदावरी भू कृषि का रिकॉर्ड होता है आपका। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बिस्वा का एक बीघे से क्या अनुपात है, यानी रेशियो पूछा गया, या सिंपल ऐसे भी समझ लो कि एक बीघे में कितने बिस्वा होते हैं, ये पूछा गया। ठीक है, अब बता लोगे तो बताओ जरा 10 सेकंड में इसका जवाब। चलिए एंड टाइम अप। तो अगर आपने दिया इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, तब तो मिलता है +1, वरना अपनी कॉपी में कीजिएगा -1। ठीक है, इससे चाहो तो कमेंट बॉक्स में भी आप ऐसे ही इसको कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मतलब क्या था कि एक बीघे में आपके कितने बिस्वा हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 बिस्वा होता है। ठीक है, तो यानी कि अगर रेशियो निकालोगे तो कितना निकलेगा, 1:20, और यही क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ आप समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और याद रखना, खेती के लिए बीघा और बिस्वा दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं, ये सही बात है। इस तरह के सवाल भी आपके एग्जाम में आए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है, इसका जवाब देना है आपको 10 सेकेंड में। एंड टाइम अप। तो अगर आपने बताया ऑप्शन नंबर ए यानी 4840 वर्ग गज, ठीक है, तब तो मिलता है आपको +1, वरना कर लीजिएगा -1। ठीक है, तो 1 एकड़ में लगभग कितने आपके वर्ग गज होते हैं, तो 4840 वर्ग गज होता है। ठीक है, तो एक चीज़ अगर ना याद कर पाओ तो एक चीज़ सिर्फ याद कर लेना कि 4 के गुणांक में ही होता है 1 एकड़ में वर्ग गज, बस याद हो जाएगा आपको, ईजी भी रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पूछा गया NREGP का पूर्ण फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से बताओ 10 सेकंड में इसका राइट आंसर क्या होगा। एंड टाइम अप। तो देखिए, अगर आपने दिया ऑप्शन नंबर सी यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी प्रोग्राम, इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। ठीक है, अब इसको नोट कर लो, इसके फुल फॉर्म को। ठीक, और दूसरी बात याद कर लो, इसे 2006 में प्रारंभ किया गया, तब इसे नरेगा कहते थे। क्या कहते थे हम लोग, नरेगा। तो मनरेगा का भी तो नाम कितना फेमस सुना है ना, राइट। तो इसका जो मनरेगा नाम किया गया है वो किया गया है 2009 में। अब ये दोनों डेट कहीं पे नोट भी कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल, जिला अस्पतालों में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिले में मिनिमम कितने बिस्तर होने चाहिए, ये तो अपने कॉन्सेप्ट से भी आप लगा सकते हो अगर थोड़ा सा सोचो। ठीक है, चलिए जल्दी बताइए 10 सेकंड में इसका जवाब। चलिए टाइम अप। तो अगर आपने लगाया ऑप्शन नंबर बी तो आपको मिलता है +1,
वरना अपने लिए कर लीजिए -1। ठीक है, चलिए अब देखो एक जगह कॉन्सेप्ट से सोचना कि 10 लाख की आबादी है, ठीक है, तो क्या 50 बिस्तर होंगे? नहीं होंगे, राइट। इसी तरह क्या 195 की कोई वैल्यू होती है? भाई उसको तो रखा ही नहीं जा सकता वहाँ पे। ठीक है, अब बचा क्या था? 300 और 350। तो एक चीज़ याद रख लो, अगर 10 लाख है तो इसी का रेशियो बनाया गया होगा ना, तो 35 की रेशियो आपको सही से बैठेगा नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया कि 300 बिस्तर होने चाहिए कम से कम, कब? आपके 10 लाख जनसंख्या में। अब मुझे बताओ 1 लाख की जनसंख्या में कितने होंगे? जरा कैलकुलेट भी करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा? लगभग 30 बिस्तर। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ये भी नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? ये पूछा गया। छूट देंगे या कर मुक्ति देंगे? फटाफट बताओ, 10 सेकंड में इसका जवाब, अगर लोकपाल बनना है तो, सॉरी लेखपाल बनना है तो। एंड टाइम अप। तो अगर आपने दिया ऑप्शन नंबर बी तो आपको मिलता है +1, वरना वहां पे कर लेना भैया -1। ईमानदारी से करना ही है। ठीक है, अब देखो समझ लो, कर रियायत। यहाँ पे कर रियायत का मतलब क्या होता है? कर रियायत का मतलब होता है यहाँ पे कर में छूट देना, और कर मुक्ति का मतलब होता है उस टैक्स को खत्म कर देना। ये दोनों वर्ड भी समझ लो। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा जो प्रोत्साहन दिया गया उसे क्या कहा गया? बट्टा कहा गया। इसको अलग से नोट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? मेरे ख्याल से ये आप लोग आसानी से बता ले जाओगे। जल्दी से बताओ, 10 सेकंड में इसका जवाब। चलिए टाइम अप। तो अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन बताया बी यानी गन्ना, यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? शुगर केन, तो आपको मिलता है +1, वरना कर लेना वहाँ पे -1। तो एक चीज़ देख लो भैया पहले कि ऑप्शन क्या पूछ रहा था? व्यावसायिक फसल के बारे में। अब तुम कहोगे सर गेहूं भी तो होता है, तो गेहूं के अलावा आपका यूपी आलू में भी तो आगे है, लेकिन सवाल क्या पूछा गया अभी भी? व्यावसायिक फल। अब ये दोनों भी नोट कर लो अपने एग्जाम के लिए कि यूपी की प्रमुख फसलों में गेहूं और आलू भी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, एक ग्राम, मतलब यहाँ गांव कहा गया है, एक गांव के ग्राम में वार्डों के कितने सदस्यों को पंच कहा जा सकता है? ठीक है, फटाफट मेरे ख्याल से जितने भी गांव के लोग होंगे उसको तो ये जल्दी से बता देंगे, तो जरा जल्दी से बताओ उसका जवाब क्या होगा। चलिए टाइम अप। तो अगर आपने दिया ऑप्शन नंबर ए यानी 5 से 20 सदस्यों को यहाँ पे क्या कहा जाता है? आपका पंच कहा जाता है, तो आपको मिलता है +1, वरना अपनी कॉपी में कर लेना -1। तो यहाँ पे पूछा किसके बारे में गया था? यहाँ पूछा गया था ग्राम पंचायत के बारे में कि उसमें कितने पंच होते हैं या हो सकते हैं। तो ये याद रखना 5 से 20 ये आपकी किसी भी गांव की संख्या के जनसंख्या के आधार पे होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? यानी पूछा गया हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? बहुत इजी भी है, बहुत कठिन भी है। पहले 10 सेकंड में खुद से जवाब दो इसका। चलिए टाइम अप। तो अगर आपने बताया ऑप्शन नंबर बी यानी भारत का राष्ट्रपति कौन है? अभी आपके रामनाथ कोविंद हैं अभी आपके भारत के राष्ट्रपति। तो इनके द्वारा ही चाहे हाई कोर्ट हो भैया, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, इन सबके मुख्य न्यायाधीश और जो जज होंगे उनकी जो आपकी नियुक्ति होती है वो कौन करता है?
खुद कोविंद जी यानी राष्ट्रपति ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राज्यपाल की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाएगी, कोविंद के द्वारा, और प्रधानमंत्री को शपथ भी कौन देंगे, कोविंद ही देंगे। अब देखो कितने सारे पॉइंट एक साथ बन के आए, अब इनको ध्यान से सुनना फिर से और इनको नोट जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की मीटिंग होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट खुद से सोचो, अपने आप जवाब मिलता है, इस चीज को हमेशा याद रखना, ठीक है। पहले खुद से ट्राई करो, फिर हम लोग देखते हैं राइट आंसर क्या है। चलिए, तो अगर आपने बताया ऑप्शन नंबर डी यानी 2 मीटिंग होनी चाहिए मिनिमम एक वर्ष में, तो यहाँ पे आपको मिलता है +1, वरना कर लीजिएगा -1। अब देखो ग्राम पंचायत है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे फसल के से संबंधित है, ठीक है। और फसलें मुख्यतः 2 कौन सी हैं, रबी और खरीफ। तो इसी को जोड़ के आप कह सकते हो कि मिनिमम यहाँ पे मीटिंग कितनी होनी चाहिए आपकी, कम से कम 2 होनी चाहिए, ताकि हर एक फसल के अनुसार वहाँ पे गाँव के लिए डिसीजन लिए जा सके, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी भी लग रहा होगा, लेकिन पहले खुद से ट्राई करो, फिर हम लोग देखते हैं साथ में राइट आंसर क्या है। एंड टाइम अप। तो अगर आपने बताया 21 वर्ष, तो पंचायत का सदस्य बनने के लिए तो 21 वर्ष आयु होनी ही चाहिए, ठीक है। तो पंचायत की अगर मैं बात करूं तो ये कौन से संशोधन में आपका आया था, ये आया था 73वें संशोधन के द्वारा। और वहीं अगर बात कर ली जाए आपसे नगर पालिका के बारे में, तो इसी में एक और जोड़ दो तो क्या हो गया, 74वां संशोधन हो गया आपका, ठीक है। चलिए, अब तो ये तो बात हो गई संशोधन के बारे में। वहीं 18 वर्ष की आयु होती है जब आप पंचों के सदस्यों को चुनते हो वोटर के रूप में। अब देखो सवाल इससे भी बनेंगे आपके, ठीक है। अब एक और है आपका 25 वर्ष। तो याद कर लो कि लोकसभा का अगर आपको यहाँ पे सदस्य बनना है तो कितनी एज होनी चाहिए, 25 वर्ष। अब ये सारी इंपॉर्टेंट जो आपकी इंफॉर्मेशन है इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के जो न्यून भार की प्रतिशतता है उसको कितनी बार दोहराया जाता है आकलन के लिए। फटाफट बताइए, 10 सेकंड में इसका जवाब। तो चलिए, अगर आपने बताया इसका ऑप्शन नंबर ए यानी अर्धवार्षिक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाफ ईयरली, तो आपको मिलता है +1, वरना अपनी कॉपी में कीजिएगा -1। ये रिपीटेडली करना है आपको, ठीक है। तो देखो हाफ ईयरली यानी कि साल में कम से कम कितनी बार हो गया अब आपका, मिनिमम 2 बार वो चेक करते हैं कि न्यून भार के प्रतिशत कितना है, उसी अनुसार वो वहाँ पर देते हैं भोजन की क्वालिटी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मनरेगा, अभी हम लोग मनरेगा पढ़ा था 2009 के बारे में, याद आ गया। अब उसमें ये पूछा गया है कि केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा कितने प्रतिशत में धन को दिया जाता है। मैंने आपको बताया भी था, फिर से एक बार यहाँ पे आप खुद से ट्राई करो। अभी हम लोगों ने इंदिरा गांधी के बारे में किया था, इंदिरा गांधी आवास योजना के बारे में, सेम वही पैटर्न पे है, अभी भी आप बता सकते हो, ठीक है। एक चीज़ और, कभी भी ऐसे क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है, शांत दिमाग से सोचना है, तभी आपको इसका जवाब मिलता है। चलिए, अगर आपने इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी यानी 75-25, तो 75 आपका कौन देगा, 75 देगा केंद्र आपका, और वहीं 25 पैसा कौन देगा, ये देगा राज्य। तो 75-25 में अगर यहाँ पे बंटवारा है तो ये किसके लिए हो गया आपका, मनरेगा के लिए भी और इंदिरा गांधी आवास योजना के लिए भी। अभी जस्ट हम लोग पढ़ के बैठे थे, ठीक है। और ये मनरेगा नाम आपका कब पड़ा था, तो अब आप मुझे क्या बताओगे, साल 2009 में। अब मेरे ख्याल से याद भी हो गया होगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। एडमिरल कप, अब गेम्स स्पोर्ट्स से यहाँ पे सवाल है आपके लिए, किससे संबंधित है।
फटाफट बताइए 10 सेकंड में इसका जवाब। घबराना नहीं है, सिर्फ टिक करना है और फिर चेक करना है, इतना भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है करना, ठीक है। एंड टाइम अप। तो देखिए अगर आपने लगाया ऑप्शन डी, ठीक, तो आपको मिलेंगे +1, वरना वहाँ पे आपको पता ही है क्या करना है, -1 करना है, ठीक है। तो एडमिरल कप किससे संबंधित हो गया, नौकायन, इसको इंग्लिश में रोइंग कहते हैं। इंग्लिश में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार वहाँ पे एग्जामिनर आपसे इंग्लिश में ही पूछ देता है, ठीक है, ऑप्शन इंग्लिश में रख देगा, ठीक है। चलो, और वहीं अगर आपसे बात की जाए बॉक्सिंग की, तो बॉक्सिंग का एक बहुत ही प्रसिद्ध कप होता है प्रेसिडेंट कप। अब इसको नोट करना शुरू कर दो फटाफट अपनी कॉपी में। तो एक हो गया प्रेसिडेंट कप और दूसरा हो गया मेयर कप। ये किससे संबंधित हो गए, मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग से। और वहीं बिलियर्ड्स, जो टेबल पे नहीं खेला जाता है गेम, ये बिलियर्ड्स के लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध कप है, उसका नाम है आर्थर वॉकर कप। क्या नाम है, आर्थर वॉकर का। अब इसको नोट कर लो अपनी नोटबुक में, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ अगले पर नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचते हैं। भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया था। राष्ट्रपति के बारे में हम लोग कई बार पढ़ चुके होते हैं, ये बताना है कि किसको बिना किसी विरोध के चुना गया था। 10 सेकेंड है, जल्दी जल्दी इसको टिक करने की कोशिश करो। चलिए टाइम अप। तो अगर बताया आपने ऑप्शन नंबर डी यानी एन संजीवन रेड्डी, एन से क्या है यहाँ पे, नीलम संजीवन रेड्डी, तो इनको निर्विरोध चुना गया था साल 1977 से लेकर के 1982 तक के लिए। अब ये डेट आप नोट कर लो क्योंकि यही डेट आपसे पूछी भी जा सकती है। और वहीं अगर बात की जाए राजेंद्र प्रसाद के बारे में, तो सबसे लंबे कार्यकाल वाले जो राष्ट्रपति हैं वो कौन हैं आपके, वो हैं राजेंद्र प्रसाद। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब इनको साथ ही साथ नोट भी करना था आपको, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये आज का आखिरी सवाल है। क्या पूछा गया है, आवश्यक विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री कौन है। इकोनॉमिक्स का सवाल है लेकिन थोड़ा टफ सवाल है, मैं फिर बता रहा हूँ। अगर आप इसको टिक करोगे तो अपने आप कॉन्फिडेंस लेवल जरूर बढ़ेगा। तो पहले टिक करो और फिर चेक करते हैं इसको साथ में। घबराना नहीं होता है कभी भी हार्ड सवाल देख करके, हमेशा उससे लड़ने की कोशिश की जाती है। चलिए अगर आपने इसका बताया ऑप्शन नंबर बी यानी प्रोफेसर जे.के. मेहता, तो आपको मिलता है +1, वरना अपनी कॉपी में कीजिएगा -1। तो आवश्यक विहीनता सिद्धांत ये किससे संबंधित है, जे.के. मेहता से संबंधित है। और ये आवश्यक विहीनता का मतलब क्या है, उन्होंने सीधी सीधी एक चीज़ कही कि अगर अर्थशास्त्र को अगर आप अग्रणी कर दें तो वो हर तरह की आवश्यकता को पूर्ण या विहीन यानी खत्म कर सकता है। उम्मीद करता हूँ ये लाइन समझ में आ गई। फिर से कह रहा हूँ, अर्थशास्त्र हर प्रकार की आवश्यकता को पूरा कर सकता है, ठीक है। और वहीं अमर्त्य सेन आपके कल्याणकारी अर्थशास्त्र से संबंधित है। अब ये दोनों आपको साथ ही साथ जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसको नोट करते जाओ, ठीक है। अगर छूट रहा है पॉज करो, फिर नोट करके फिर आगे बढ़ो, ठीक है। चलिए तो जितना भी मटेरियल है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वो सारे का सारा आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। अब देखो आपको यहाँ पे एक काम और करना है कि अब लास्ट में आपको मुझे बताना है कि आउट ऑफ टोटल में आपके कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में, जिससे मुझे पता रहे कि यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं जो आपके रेगुलरली पढ़ रहे हैं, तो उनको थोड़ा एडिशनल मटेरियल भी दिया जा सके, ठीक है। तो तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।